आप सरकार ने विपक्षी इलाकों में नहीं लगवाए सीसीटीवी। ओम प्रकाश शर्मा और अभय वर्मा ने उठाया मामला। प्रवेश वर्मा ने सीसीटीवी मामले की जांच का दिया आश्वासन। रोहतास नगर में खुल गई शराब की 9 दुकानें। चुनाव के दौरान भी खुल गए 2 और ठेके। विधायक ने किया सवाल, कौन सी नीति है लागू। प्रीत विहार में कारोबारी हुआ साइबर ठगी का शिकार। कारोबारी को वीडियो कॉल के जरिए किया गया ब्लैकमेल। आईबी अधिकारी बनकर ऐंठ लिए लाखों रुपए। पुलिस ने मामला किया दर्ज। बदलते मौसम से बड़ा बीमारी का खतरा। गर्मी के बाद अचानक ठंड का एहसास। बदलते मौसम से बच्चों को सतर्क रहने की है जरूरत। वेलकम इलाके में झगड़े में शख्स को बीच बचाव करना पड़ा भारी। शख्स पर किया धारदार हथियार से वार। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर किया केस दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पिछली विधानसभा के दौरान विपक्षी बीजेपी विधायकों के इलाके में सीसीटीवी नहीं लगवाए गए थे। ये मामला तब भी सदन में उठाया गया था और वीरवार को फिर से उठाया गया। खासतौर पर यमुना पार के इलाकों में सीसीटीवी न लगाए जाने पर जबरदस्त घोटाला होने का आरोप लगाया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि वह इस मामले की जांच कराएंगे। ये मामला विश्वासनगर से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने उठाया। उन्होंने कहा कि उनके इलाके के लिए 2 फेज में 2-2 हजार कैमरे लगाने की बात हुई थी, लेकिन पहले फेज में 2000 की जगह सिर्फ 40 लगाए गए और दूसरे फेज में कैमरे लगे ही नहीं। ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि वह विधानसभा में भी ये मामला उठा चुके हैं और हर एजेंसी को भी शिकायत। विश्वासनगर में लगने वाले कैमरे कहां बेच खाए गए, इसकी जांच सीबीसी से कराई जानी चाहिए। इस पर अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने बहुत भेदभाव से काम किया और बीजेपी के 8 सदस्यों के इलाके में कैमरे नहीं लगने दिए, क्योंकि तब के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये आदेश दिया था कि उनकी मर्जी के बिना कोई कैमरे ना लगाए जाएं। बाद में अभय वर्मा ने बताया कि लक्ष्मीनगर में भी कैमरे ना लगने पर वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 10 दिन के अंदर मामला सुलझाने के लिए कहा था। कैबिनेट में ये मामला लाया गया, लेकिन उसे हर बार पेंडिंग कर दिया गया। इस पर प्रवेश वर्मा ने आश्वासन दिया कि सीसीटीवी लगाने के घोटाले की भी जांच कराई जाएगी। मेरे नाम से पिटीशन डाला, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि 10 दिनों के अंदर इस मसला को सॉल्व करके इसको कैमरे को लगवाएं। वो कागज भी सरकार के पास पहुंचा और कैबिनेट में कि ऐसे ऐसे हाई कोर्ट का ये संज्ञान है, इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है। लेकिन कैबिनेट में वो लगातार पेंडिंग आज तक पेंडिंग है। मेरे यहाँ विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में जो पहले फेज के 2000 कैमरे लगे या लगने चाहिए थे, उसमें कैमरे लगे केवल 40 और 2000 कैमरे का जो पेमेंट हुआ वो गबन, घोटाला, बेईमानी, भ्रष्टाचार। मैं बार बार इस सदन में ये पूछता हूं कि मेरे वो 2000 कैमरे कहां गए, किसने किए, लेकिन आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। दिल्ली में इस समय कौन सी शराब की नीति लागू है, इस पर बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन ने विधानसभा में सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में शराब की पुरानी नीति लागू थी तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में शराब के 2 ठेके थे। नई नीति लागू होने पर इन ठेकों की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि नई नीति तो वापस ले ली गई, लेकिन शराब की ये दुकानें बंद नहीं हुई, बल्कि इनकी संख्या बढ़कर 9 हो गई। ये नहीं, 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी शराब के 2 और ठेके खोल दिए गए हैं। जितेंद्र महाजन ने सवाल उठाया कि जब पुरानी नीति में 2 ही ठेके थे और नई नीति वापस ले ली गई, तो ये ठेके कौन सी नीति के तहत खोले जा रहे हैं। विधायक ने कहा कि जिन परिसरों में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं उनमें ऊपर घर है जिनमें लोग रहते हैं और नीचे शराब की दुकानें चल रही हैं।
कि आप ये देखिए, आज देश के अंदर 4 राज्यों के अंदर शराबबंदी लागू है। आज गुजरात के अंदर शराबबंदी लागू है, आज बिहार के अंदर। उल्लासनगर विधानसभा में नई शराब नीति आने से पहले 2 शराब के ठेके थे। जब ये नई शराब की नीति आई तो 8 शराब की दुकानें जो हैं वो रोहतास नगर विधानसभा में खोली गई। ये शराब नीति बंद होने के बाद भी पिछले दिनों के अंदर रोहतास नगर विधानसभा के अंदर 9 शराब की दुकानें खोली गई हैं और 2 शराब की दुकानें इस चुनाव के अंदर खोली गई हैं। माननीय सभापति जी, मैं ये जानना चाहता हूं, पुरानी नीति लागू नहीं है, नई नीति खत्म हो गई है, तो ये नई शराब की जो दुकानें हैं वो किस नीति के तहत खोली? प्रीत विहार थाना इलाके में एक ऑटोमोबाइल कारोबारी को साइबर सेक्सटॉर्शन का शिकार बना लिया गया। 20 फरवरी को कारोबारी के फोन पर बार बार एक ही नंबर से कॉल आ रहे थे। परेशान होकर कारोबारी ने वीडियो कॉल उठाई, जिसमें अचानक अश्लील तस्वीरें दिखने लगी। जब उसने स्क्रीनशॉट लिया तो उसने अपनी और फेसबुक फ्रेंड की अश्लील तस्वीरें देखी। इसके बाद साइबर अपराधियों ने उसे धमकी दी कि वे इन तस्वीरों को उसके परिचितों को भेज देंगे। फिर अपराधियों ने उसे आईबी अधिकारी बनकर फोन किया और डरा धमकाकर 7.5 लाख रुपए मांगे ताकि तस्वीरें डिलीट कर दी जाएं। साथ ही केंद्र गृह मंत्रालय का आदेश बताकर 50,000 रुपए और ठग लिए। इसके बाद कारोबारी ने पूर्वी जिला साइबर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अचानक बदलते मौसम ने लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ा दी है। फरवरी महीने में जहां लोग गर्मी का एहसास कर रहे थे, वहीं आज सुबह तेज हवाएं और ठंडक के कारण मौसम में अचानक बदलाव आया। इस बदलाव के साथ लोग सर्दी का अनुभव करने लगे हैं, जिससे मौसम सुहाना तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि मौसम में बदलाव से बीमार हो सकते हैं। पहले लोग गर्मी के कारण हल्के कपड़े पहन रहे थे, लेकिन अब सर्दी की वजह से लोगों को सर्दी वाले कपड़े पहनने की जरूरत। हालांकि बच्चे अक्सर इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे वे जल्दी बीमार हो सकते हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम में बुखार और गले की समस्या ज्यादा होती है और इनसे बचाव करना जरूरी है। फरवरी के महीने में हर साल मौसम में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि गर्मी आ गई है, इसलिए वे ठंडे कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। डॉक्टरों की सलाह है कि बाहर से आकर ठंडा पानी ना पिए और पंखे के नीचे ना बैठे, मास्क का इस्तेमाल करें और अगर 2 दिन में बुखार ठीक ना हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। बीमारियों वाला मौसम है अब तो, कभी सर्दी और कभी गर्मी। बिल्कुल जो बरसात हुई है सुबह दिल्ली में, उससे कितना फर्क पड़ा मौसम में? तो यही है कि सर्दी लोग गर्मी के हिसाब से निकलते हैं तो ठंड लगती है और ठंड के हिसाब से निकलते हैं तो वो गर्मी लगती है। लग रहा है फरवरी के महीने में गर्मी ज़्यादा बढ़ गई एकदम से। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या होना चाहिए? अब मौसम नॉर्मल रहता तो ज़्यादा बेस्ट था, जैसे अभी 4-5 दिन पहले था तो वो ज़्यादा बेस्ट था। मे भी मैम बोलते हैं होलियों तक रहती है, तो इसीलिए दोबारा आ गई। रात तो गर्मी थी काफ़ी, सुबह ही अचानक से हुआ है, तो शायद क्या हुआ इसमें? बारिश वगैरह आई है? हाँ जी, हल्की हल्की बारिश आई थी। और बस वही है कि होली तक तो रहती है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि होली तक ठंड है, हवाएं चलेंगी। बस बीमारी को डर लग रहा है ऐसे में? यस मैम, ऑब्वियसली वो तो है ही। अगर हम कपड़े एकदम से, बच्चों ने कल उतार दिए रात में कि अब गर्म कपड़े नहीं पहनने, कॉटन पहनना है, और सुबह अचानक से ही ठंड, तो बच्चे कहीं नहीं पहन के गए जो स्कूल, हवा लगेगी। फर्क जी 40% बढ़ा है कल से 2 दिन में, और आज में 40 से 50% का फर्क है। कल बहुत गर्मी थी, कल और परसों। कल रात से आज सुबह बारिश थी, मौसम अच्छा है। बीमारियों का डर तो मैडम जैसे जैसे गर्मी आती जा रही है, मच्छर होने शुरू हो गए हैं, बीमारियां तो होंगी। क्या लग रहा है फरवरी के महीने में ऐसा मौसम या गर्मी वगैरह रहती है? नहीं मैडम, पहले के मुकाबले देखो फरवरी में ऐसा मौसम नहीं होता था, मगर जिस हिसाब से ऐसा लगा था अभी 2-4 दिन पहले से कि गर्मी के हिसाब से कि आने वाले टाइम में ज़्यादा गर्मी होगी। जिस हिसाब से ठंड थी उस हिसाब से गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही होगी। अभी क्या लग रहा है कि ठंड वापस? अभी नहीं, वापस नहीं आएगी मैम। ये जो टेम्परेचर में होता है वेरिएशन, जैसे कल गर्मी थी और आज सर्दी है, इससे क्या है कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होता है। क्योंकि आदमी समझते हैं गर्मी हो गई तो वो कपड़ों का ध्यान नहीं रखते, सब कर देते हैं, या एकदम से पंखा शुरू कर दिया, एकदम से एसी शुरू कर दिया, तो जो वो है बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज होता है उसकी वजह से जो इम्यूनिटी वो कम हो जाती है और वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच होता है। तो जो आजकल लोगों को खांसी चल रही है या फीवर आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये पोल्यूशन, एक तो पोल्यूशन, दूसरा ये चेंज ऑफ टेम्परेचर है, तो इसलिए इसमें ये वायरल इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी कैच करते हैं। फरवरी का लास्ट और मार्च का शुरू, तो जो चेंज ऑफ सीज़न होता है
ये हर साल होता है और जब ये सर्दी जाती है तो कई बार बरसात वापस आने से पहले डाउन हो जाता है टेम्परेचर, फिर गर्मी भी हो जाती है। इसमें मोस्टली अभी जो चल रहा है वो वायरल फीवर चल रहा है और इसमें खांसी, जुकाम, बुखार, गला ख़राब होता है। बाकी जैसे मार्च शुरू होगा तो अस्थमेटिक वालों का बहुत ज़्यादा होता है चेंज ऑफ ब्रोंकल अस्थमा जिनको है। इसमें धूल मिट्टी धुआं उससे बचना चाहिए और वायरल से बचने के लिए क्राउडेड प्लेस पे मत जाओ और मास्क बांधे रहो और पानी वानी ज़्यादा पियो, हाइड्रेशन अच्छा लो और वॉक करो, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी रखिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके में एक शख्स को झगड़े में बीच बचाव करना भारी पड़ गया। दरअसल झगड़ा कर रहे लड़कों ने बीच बचाव करने वाले शख्स पर ही धारदार हथियार से वार कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 28 साल का पीड़ित सुहेर अली वेलकम इलाके में रहता है। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे वह अपने घर में खाना खा रहे थे। उसी दौरान गली में शोर शराबा होने लगा। उन्होंने बाहर आकर देखा तो कुछ लड़के उनके किराएदार से झगड़ा कर रहे थे। ये देखकर वह बीच बचाव करने लगे। आरोप है कि इस पर आरोपियों ने उनके ऊपर ही धारदार हथियार से वार कर दिया। पीड़ित ने बचाव में अपना दाहिना हाथ अड़ा दिया जिससे हाथ पर गंभीर चोट आई। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें लात घूंसे से मारा और फिर मौके से फरार हो गए। घायल को जीटी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अस्पताल पहुंची मगर वह अपना बयान नहीं दे सके। कल उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया जिस पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं दोनों क्लासेस का एग्जाम था। 10वीं क्लास के कई लैंग्वेज के एग्जाम थे, वहीं 12वीं क्लास का केमिस्ट्री का एग्जाम था। इसी को लेकर स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जाम काफी आसान था और उन्हें इसे करने में कोई दिक्कत नहीं आई। वे उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि सभी सेट्स ही आसान थे। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत ही इजी पेपर था, हलवे जैसा बिल्कुल। क्या सब्जेक्ट था? केमिस्ट्री का। साइंस स्ट्रीम में अभी तक कैसे मतलब आए हैं अभी तक एग्जाम? टफ आए हैं या इजी आए हैं? फिजिक्स का तो सबसे बुरा था, उसमें बहुत ही बाहर के क्वेश्चंस थे। इट वाज नॉट ऑफ इवन सिलेबस। केस स्टडी जो सेकंड थी, फिजिकल वाज मॉडरेट। आज का एग्जाम कैसा? केमिस्ट्री आज का बहुत अच्छा एग्जाम था। इट वाज वेरी वेरी नाइस। मतलब उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इवन पिछली बार से बेटर थे। हम था फिजिक्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा पेपर आया था। केमिस्ट्री का पेपर था, आई हैव सेट 3, बहुत अच्छा पेपर हुआ है। मतलब अच्छा था, एनसीईआरटी बेस्ड जिसने पढ़ा होगा। काफ़ी इजी आया था, एनसीईआरटी बेस्ड था बिल्कुल। ये पेपर मुझे आसान था, फिजिक्स से तो बेहतर ही गया था हमारा, फिजिक्स से बेहतर ही था। सभी क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें? यस। कितने मार्क्स आने की उम्मीद लग रही है? लग रही थी बड़े हिसाब से मतलब आ ही जाएंगे, 70 से तो आ ही जाएंगे। मॉडरेट था, लेंथी था। हाँ, डिफिकल्टी हो रही थी, टाइम कम लग रहा था? नहीं पूरी टाइम लगा, पूरा तो मीडियम तो सही था। हाँ, एग्जाम कैसे रहे अभी तक जो पीछे आए? फिजिक्स का तो बहुत ही टफ आया था, केमिस्ट्री का फिर भी उसके हिसाब से सही आया, मॉडरेट आया, जो पढ़ा था वो आया था। ना ज़्यादा तो इजी था, ना ज़्यादा टफ था, पेपर अच्छा बनकर आया था। लेंथी था क्या क्वेश्चन? नहीं लेंथी नहीं था, अच्छा था। कितने मार्क्स आने की उम्मीद है? मार्क्स का तो पता नहीं कह सकते। क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो छोड़ भी गए? 2-3 छूट गए होंगे, बस सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन अगर छूट गए तो उसका मार्क्स पड़ेगा। हाँ पढ़े। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बहुत इजी था। आज का पेपर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जैसे फिजिक्स का बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत ज़्यादा टफ था पेपर, तो इसका इजी था। मतलब अकॉर्डिंग टू बाकी अगर सब्जेक्ट्स का देखा जाए तो केमिस्ट्री अगर जिसने अच्छे से पढ़ रखी होगी तो वो दे देगा। कितने मार्क्स आने की उम्मीद लग रही है? देखो हाँ, सारे क्वेश्चंस करें, सारे क्वेश्चंस करें, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है क्योंकि हाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे कुछ ना कुछ तो मार्क्स देखो मिलेंगे। सही गया, जितना फिजिक्स का बेकार गया तो उससे तो अच्छा ही गया ये। हाँ जी, 50+ आ जाएंगे इसमें तो। चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था जिसे महिला समृद्धि योजना कहा गया, लेकिन इस वादे को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं क्योंकि योजना के तहत केवल उन्हीं महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे जो गरीब रेखा के नीचे आती हैं और इसके लिए राशन कार्ड को जरूरी दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। इसी को लेकर पूर्वी दिल्ली की महिलाओं से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर राशन कार्ड नहीं है तो इस योजना का फायदा नहीं उठा सकती। खासकर 2018 के बाद से कई राशन कार्ड नहीं बने, इससे उनकी उम्मीदें टूट सकती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दस्तावेजों के बिना वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी। नहीं, वैसे तो ये वादे झूठे ही हैं। पहले भी आपने वादे करे थे तो आपको लेडीज़ों को कुछ नहीं मिला।
पंजाब में अपने वादे करे, इसमें करे उसमें करे, कुछ नहीं मिला। मुझे तो नहीं लग रहा है कि भाई वो देंगे। सिलेंडरों की बात रही, सिलेंडर के पहले उन्होंने ये बोला था होली दिवाली फ्री देंगे, वो भी नहीं लग रहा है। और वैसे जो सब्सिडी बताई थी उन्होंने कि भाई 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, तो अभी तक तो कुछ पता नहीं चला कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो देखो अब मोदी सरकार बन ही गई है उनकी, तो वो तो जो है अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनके हाथ में है। नहीं, मुझे लगता है थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। 27 साल बाद सरकार बनी है, अगर मोदी जी ने कोई वादा किया है तो हो सकता है पूरा हो। अभी ये तो है नहीं कि 1 मिनट में सरकार बनी, अभी उन्होंने शपथ ली और 1 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। आएंगे लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल जुमला है, क्योंकि ये इन्होंने पहले डिसाइड नहीं किया था कि 2500 रुपये किसको दिए जाएंगे। या तो ये पहले डिसाइड करते कि 2500 रुपये गरीबी रेखा से नीचे को हम देंगे, तो हर एक और लेडीज़ का अपना माइंड सेट रहता कि भाई हमें तो मिलना ही नहीं है। मगर ये तो कहीं ना कहीं इन्होंने औरतों को या जो महिलाएं हैं उनको ठगा है, ये बात कह के कि 2500 रुपये हम गरीबी रेखा के लोगों को देंगे। औरतों को गरीब, ठीक है ना, ये आप गरीब बोलते हैं ना कि हम जो गरीबी रेखा से नीचे हम सिर्फ उनको देंगे, तो फिर सरकार साथ ये भी बता दे गरीबी रेखा है क्या। करकड़डूमा कोर्ट में दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ इंस्पेक्टर सीएल मीणा से मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें दिल्ली पुलिस के एसएचओ से वकीलों ने मारपीट की। पुलिस के अनुसार इंस्पेक्टर मीणा शकरपुर थाने में 2014 के धोखाधड़ी मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट गए थे। सुनवाई के बाद जब वह लौट रहे थे, आरोपी वकील शाहरुख सैफी ने अपने साथियों के साथ उन्हें घेर लिया और उनका हाथ खींचकर घसीटा। इसके बाद वकीलों ने एसएचओ के साथ मारपीट की, उनकी वर्दी फाड़ दी और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। आरोप है कि वकीलों ने उनका पर्स छीन लिया, जिसमें पुलिस आईडी, आधार कार्ड, CGHS कार्ड और 7,000 रुपए थे। घटना के बाद एसएचओ ने आला अफसरों को सूचित किया और अस्पताल में इलाज करवाकर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज किया और बाकी आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना ज्योति नगर के अशोक नगर गली नंबर 1 में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर कैश और सोना चुरा लिया। घटना के समय पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश के एक गांव में अपने पिता के निधन के कारण गया हुआ था। जब वे 26 तारीख को सुबह वापस लौटे तो उन्हें पड़ोसियों से सूचना मिली कि उनके घर के ताले टूटे हुए हैं। घर पहुंचने पर पता चला कि चोरों ने पूरी तरह से घर के ताले तोड़कर वहीं रखे 12 लाख रुपए और 30 से 35 तोले सोने को चुरा लिया है। पीड़ित परिवार ने इस घटना पर दुख जताते हुए बताया कि ये उनके लिए एक बड़ा आघात था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जी जनाब, हमारे साथ वही हुआ कि भाई घर का घर लुटा, सर का सर पिटा। मेरे फादर की परसों 24 तारीख को डेथ हुई थी लोकनायक अस्पताल में। मैं अंतिम क्रिया के लिए कब्रिस्तान गए थे हम, जो हमारा दफीना होता है। तो हम पैतृक गांव अपने रजाटी ले गए थे, जिला हापुड़ में पड़ता है। हम वहां पर ही थे, हमें कल आना था, मतलब जो कल 27 फरवरी को। लेकिन आज सुबह में फोन आया 7:30 बजे के भी आपका पड़ोसियों ने फोन किया कि 7:30 बजे कि आपके घर के ताले तोड़ दिए गए और किसी ने चोरी कर ली है। तो मैं बोला कि भी अभी आते हम, कोई आता है घर से, क्योंकि सब रोने धोने में लगे हुए हैं घर में, बहुत गमगीन माहौल है। हम आए 9:30 बजे पहुंचे, 2 घंटे का रास्ता है हमारे गांव से यहाँ का, दिल्ली का। 9:30 बजे पहुंचे, यहाँ पर आकर देखा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। फिर अंदर का देखा तो अंदर के भी कमरों के सब टूटे हुए हैं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे दोनों भाई रहते हैं हम, वहाँ के भी अभी भाई की शादी की थी पिछले साल 2024 में अप्रैल में, उसके भी घर के ताले टूटे हुए हैं। नुकसान सर, ग्राउंड फ्लोर पे जो है 8 लाख रुपए कैश रखे थे, छोटी बहन की शादी की थी, फैसला हुआ उसमें मिले वापसी। तो अंदर जो है 6 तोला सोना रखा था, वो भी ले गए छोटी बहन का। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 17 तोले छोटे भाई का सोना रखा था और मेरा जो है 5 तोले सोना मेरा था। 3,85,000 ऊपर थे, 3,85,000 टोटल, मतलब ऐसी 28-30 तोले तो सोना गया है और 12 लाख के करीब कैश गया है हमारा। जी, पुलिस आई थी, फॉरेंसिक टीम आई, क्राइम टीम आई को, लोकल पुलिस, सबने आके आश्वासन दिया कि भी हम ढूंढेंगे और मतलब बिल्कुल जरूर जो है आपकी मदद की जाएगी। आपके फादर एक्सपायर हुए अभी, आप तो गम के माहौल में वैसे ही हो, तो सर हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चोर को पकड़वाने में पुलिस से थोड़ा सहायता कराएं।
दिल्ली में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक मुख्य अभियोजक, उनके रीडर, एक महिला सिपाही और एक एएसआई के खिलाफ लाखों रुपए की अवैध वसूली और फर्जी केस में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगा है। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति धर्मेंद्र शर्मा को झूठे मामलों में फंसाकर ब्लैकमेल किया और पैसे की मांग की। इस मामले की शिकायत के बाद आरोपी और शिकायतकर्ता से मौखिक रूप से माफी मांगी और शिकायत को वापस ले लिया, लेकिन धर्मेंद्र शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन निदेशक और दिल्ली के एलजी को लिखित शिकायत दी। इसके बाद अब विजिलेंस विभाग द्वारा इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शर्मा ने सच्चाई सामने लाने के लिए कॉल डिटेल और गवाहों के बयान दर्ज कराने की मांग की है। इसके अलावा गवाहों को धमकाने के आरोप में मुख्य अभियोजक और उसके साथ साजिश में शामिल पुलिसकर्मियों के तबादले की भी मांग की है, ताकि गवाह बिना डर के सही बयान दे सके। इस मामले में धर्मेंद्र शर्मा खुद भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के साथ मिलकर काम कर चुके हैं और उनकी तरफ से इस मामले की जांच में मदद की जा रही है। अब देखना यह है कि पुलिस और अभियोजन निदेशालय की सतर्कता शाखा इस मामले की निष्पक्ष जांच करती है या नहीं। फिलहाल आज के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।